हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शाकिब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एम शाकिब खान नॉलेज। दोस्तों, आज बहुत लंबे इंतज़ार के बाद हम आपके लिए गज़ल से जुड़ी हुई अहम मालूमात लेकर आए हैं, यानी गज़ल से रिलेटेड नॉलेज लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गज़ल की मकबूलियत के असबाब, कि गज़ल जो है वो आखिर इतनी मकबूल और मारूफ सिनफ़ सुख़न क्यों है। गज़ल की मकबूलियत का, उसकी प्रसिद्धि का, गज़ल के फेमस होने का आखिरकार राज क्या है। तो आज की वीडियो में हम ये इस राज को फाश करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए गज़ल की मकबूलियत के असबाब को समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गज़ल की मकबूलियत के असबाब। तो गज़ल इतनी मकबूल क्यों है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है गज़ल का ख़ास मौजू। ख़ास मौजू यानी उसका जो मुख्य, उसका अहम जो मौजू है वो है आशिकिया मज़ामीन, यानी आशिकाना बातें। अब दोस्तों, हर इंसान या हर फ़र्द जो है वो जब भी दिल की कोई बात आती है, आशिकाना कोई बात आती है, तो हमारा दिल ज़ोर से धड़क उठता है और इंसान उस चीज़ को पसंद करता है, उस चीज़ को गाना, उस चीज़ को सुनना वो पसंद करता है। तो गज़ल का मौजू हुस्न व इश्क है। तो हुस्न व इश्क से भरी बातें जब गज़ल में की जाती है तो हर शख्स, हर इंसान उसे सुनने के लिए बेचैन रहता है और वो उसको दिलचस्पी से सुनता है, दिलचस्पी से पढ़ता है, दिलचस्पी से उसको गाता है। इसीलिए गज़ल का सबसे अहम मौजू हुस्न व इश्क है। इसीलिए गज़ल इतनी मकबूल सिनफ़ सुख़न है। हुस्न व इश्क के दायरे में गज़ल के अंदर बातें की जाती है। वैसे ज़माने में तब्दीली के साथ साथ गज़ल के मौज़ूआत में वुसअत हुई है, यानी फैलाव आया है। लेकिन गज़ल में आज हर तरह के मौज़ूआत पर बात कही जाती है। दुनिया के सभी मसले गज़ल के दायरे में आते हैं, गज़ल के मौजू में आते हैं। मगर गज़ल का अंदाज़ वही है। गज़ल का अंदाज़ जो है वो वही पुराना अंदाज़ है। गज़ल में दुनिया के सभी मामलात पर बात की जाएगी, लेकिन हुस्न व इश्क के पेराए में की जाएगी। इसीलिए इसी अंदाज़ की वजह से गज़ल आज भी इतनी मकबूल सिनफ़ सुख़न बनी हुई है। दोस्तों, अगला हमारा आता है रम्ज़ व इशारत। गज़ल की मकबूलियत के असबाब में रम्ज़ व इशारत का भी अहम रोल है। यानी गज़ल मकबूल क्यों है, क्योंकि शायर दो लाइनों के अंदर या दो मिसरों के अंदर बड़ी से बड़ी बात को, बड़े से बड़े मामलात को समो देता है और इशारों में बात करता हुआ चला जाता है। और जो बात इशारों में की जाती है दोस्तों, आपको पता है वो बात बहुत ही दिलचस्प होती है। और दिलचस्प बात जो होती है वो दिल पर जाकर असर करती है और इंसान उसको सुनना, पढ़ना और गाना पसंद करता है। तो गज़ल में शायर की मजबूरी भी होती है कि उसे अपने कितने ही बड़े तजुर्बे हों, कितने बड़े मामलात हों, उनको दो मिसरों के अंदर समो देना पड़ता है। तो अपने सारे तजुर्बों को दो लाइन में, दो मिसरों में समो देता है। तो इशारों में कही गई बात दिलचस्प होती है और कारी अपने तख़य्युल से, अपने ख़यालात से उसका मतलब खुद ब खुद निकाल लेता है, जो गज़ल में वाक़फ़ियत रखता है। इसीलिए गज़ल इतनी मकबूल तरीन सिनफ़ सुख़न है, क्योंकि यहाँ पर इशारों कनायों में बात की जाती है। दोस्तों, अगला हमारा आता है ग़िनाइयत। गज़ल की मकबूलियत का सबसे बड़ा और अहम राज है इसकी ग़िनाइयत। गज़ल के जो शेर होते हैं उनमें इतनी तरन्नुम व मौसीक़ियत पाई जाती है कि वो बेहद दर्जे की होती है। यानी और कोई शेरी इसनाफ़ सुख़न इसका मुकाबला नहीं कर सकती। गज़ल की तरन्नुम व मौसीक़ियत ही इसकी असल मकबूलियत का राज है। इस तरीके से गज़ल के मकबूल होने में इसकी ग़िनाइयत का, तरन्नुम व मौसीक़ियत का बहुत अहम रोल होता है। अगला हमारा आता है गज़ल की आसान व आम फ़हम ज़ुबान। गज़ल में शायर बिल्कुल आसान और आम फ़हम ज़ुबान को इस्तेमाल करता है। जब वो आम फ़हम ज़ुबान को इस्तेमाल करेगा, जो आवाम के अंदर राइज हो, जिसे आवाम आसानी से समझती हो, तो उस वजह से आवाम गज़ल के शेर को और उसके मायने को आसानी से समझ पाएगी, शायर के इशारों को आसानी से समझ पाएगी और गज़ल की मकबूलियत इससे और बढ़ती जाएगी। तो आसान व आम फ़हम ज़ुबान भी गज़ल की मकबूलियत का अहम राज है।
एक राज गज़ल का ये भी है कि गज़ल के जो शेर हैं वो इतने तरन्नुम मौसीक़त से भरे हुए होते हैं कि वो आसानी से याद हो जाते हैं। गज़ल का कोई शेर हमने एक बार सुना और एक बार सुनते ही वो हमें याद हो जाता है। तो गज़ल की मकबूलियत का असबाब ये भी है कि इसके शेर आसानी से याद हो जाते हैं। अब हमारा आता है बहर। बहर का जो इंतखाब होता है वो भी गज़ल की मकबूलियत का अहम राज होता है। बहर के इंतखाब में शायर बहुत ज़्यादा गहराई से काम लेता है, यानी वो बहर का इंतखाब इस तरीके से करता है कि गज़ल की जो लय होती है, उसकी जो धुन होती है, उसका जो वज़न होता है, वो सब में बैलेंस बना रहे। बहर के इंतखाब के लिए सबसे पहले हमें अरकान को समझना होगा कि अरकान क्या है और हमें लफ्ज़ के वज़न को समझना होगा। देखिए, मैंने आपके सामने 8 बेसिक अरकान बताए हैं। बेसिक अरकान यानी इन अरकानों का इस्तेमाल जब हूबहू ऐसे के ऐसे ही गज़ल की बहर में कर लिया जाए तो वो सालिम बहर कहलाती है। यानी जैसा अरकान आपको दिख रहा है फ़ाइलातुन, इसका इस्तेमाल वैसे के वैसे ही गज़ल की बहर में कर लिया जाए तो वो सालिम बहर कहलाएगी। और अगर इन अरकानों के अलावा इनमें चेंजेस करके या इनको मुरक्कब शक्ल में इस्तेमाल करके बहर में इस्तेमाल किया जाए तो वो बहर गज़ल की मुजाहिद बहर कहलाती है। अब दोस्तों देखिए, आपके सामने 8 अरकान इधर लिखे हुए हैं जो कि बेसिक अरकान हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बहर के इंतखाब के लिए हमें सबसे पहले अरकानों पर ध्यान देना होगा। या आपके सामने जो अरकान बनाए गए हैं ये केवल समझने के लिए बनाए गए हैं और मैंने इनके सामने इधर इनका वज़न भी लिखा हुआ है। जब हम गज़ल की बहर का इंतखाब करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लफ्ज़ों के अंदर जो हर्फ होते हैं उन हर्फ़ों का हम वज़न देखते हैं, यानी किस हर्फ का कितना वज़न है। जैसे माना मैंने एक लफ्ज़ लिखा यहाँ सरफराज खां, क्या लिखा? सरफराज खां। अब सरफराज खां जो मैंने लिखा है वो किस अरकान के तहत आता है, किस अरकान में उस लफ्ज़ का वज़न आता है। तो ये जो अरकान मैंने लिखे हैं ये लफ्ज़ों के वज़न को मापने के लिए बनाए गए हैं कि लफ्ज़ों का क्या वज़न है, और लफ्ज़ों के वज़न के हिसाब से ही गज़ल की बहर बनती है और बहर को उस वज़न के हिसाब से या उन अरकानों के हिसाब से ही लय बनाते हुए गाया जाता है। देखिए, मैं लिखता हूँ आपके सामने। अब देखिए, मैंने यहाँ लिखा है सरफराज खां। अब इस लफ्ज़ को मैं कैसे बोलूँगा? पहले सबसे पहले आएगा सर, यानी ये लंबी आवाज़ है, और जो आवाज़ लंबी होती है या खिंचती है उसका वज़न 2 होता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है फ़ा, फ़ा को हमने खींचा, फ़ा का वज़न लिखा हुआ है 2, तो हमने सर इसको खींचा, इसका वज़न कितना हुआ? 2, क्योंकि इसके अंदर 2 हर्फ आ गए हैं, सीन और रे, सर। अब देखिए, या तो 2 हर्फ आ जाएं या हर्फ पर क्या हो, कोई मात्रा आ जाए जो कि खींच कर बोली जाती है। जैसे आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की आई की मात्रा, ओ की औ की मात्रा और अंग की मात्रा। ये मात्राएं जो हैं जिनको हम खींच कर बोलते हैं, क्या करते हैं? खींच कर बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, उस हर्फ का वज़न क्या होता है? डबल हो जाता है, यानी 2 हो जाता है। जैसे कि यहाँ बताया गया है फ़ा, वज़न 2 हो गया। और हर्फ पर या कोई मात्रा लगी ना हो, हर्फ खालिस हो या हर्फ पर छोटी मात्रा लगी हुई हो जिसको हम खींचते नहीं हैं, जैसे छोटी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, इन मात्राओं को हम खींचते नहीं हैं। तो जब इन मात्राओं को हम नहीं खींचेंगे, जब हम हर्फ को अदा करेंगे लफ्ज़ के अंदर तो उसकी आवाज़ छोटी होगी। जब उसकी आवाज़ छोटी होगी तो उसका वज़न 1 माना जाएगा। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है सर, यहाँ पर क्या हुई? आवाज़ लंबी हुई, हर्फ 2 आ गए, सीन और रे। आवाज़ लंबी हुई तो उसका वज़न क्या हो गया? 2 हो गया। फिर आया यहाँ पर फ, क्या आया? फ। अब फ हमने बोला, फ पर कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, इसलिए फ का वज़न क्या होगा? 1 होगा। ये हो गया फ का वज़न 1। उसके बाद आया सरफ हो गया रा।
रा को हम बोलेंगे लफ्ज़ के अंदर, जब हम रा को अदा करेंगे तो रा को हम खींच कर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रा, आ की मात्रा लग गई, तो रा को जब हम खींच कर बोलेंगे तो उसका वजन भी डबल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रा में भी हो गया 2। फिर उसके बाद आया ज में कोई मात्रा नहीं है, ज को हमने खींचा भी नहीं है, ज, तो इसका वजन 1 रहेगा, ये वजन 1 रहा। ठीक है, अब आ रहा है खां को हमने खींचा तो वहां क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से वजन को मापा जाता है हरफों की अदायगी के हिसाब से। यानी जब हम लफ्ज़ गज़ल के अंदर लिखते हैं, जब हमने माना मतला का पहला शेर लिखा, जब हमने पहला शेर लिखा तो हम क्या करेंगे? उन शेर के अरकान को देखेंगे कि इस शेर के अंदर जो लफ्ज़ आए हैं, उन लफ्ज़ों में जो हर्फ इस्तेमाल हुए हैं, जो मात्रा इस्तेमाल हुई है, वो किस अरकान के तहत आ रही हैं। उस अरकान को इस्तेमाल करते हुए हम उस गज़ल की बहर को बनाएंगे। यानी बहर का इंतखाब करने के लिए सबसे पहला जब हम मतला का शेर लिखते हैं, उस शेर के लफ्ज़ों को देखें और उन लफ्ज़ों के अंदर आए हुए हरफों की अदायगी को समझें, उनकी अदायगी करें और उनकी अदायगी किन अरकान के तहत हो रही है, उस अरकान को समझते हुए उस अरकान को उस मतला के शेर की बहर में इस्तेमाल करें। जब हम उसको उसमें इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा? वो अरकान जो उन लफ्ज़ों में आया है, मतला के शेर के मिसरों में आया है, वो वहाँ पर सेट हो जाएगा। और आगे जो हमारे और शेर आएंगे, फ़र्द के जो शेर होंगे, मक्ता का जो शेर होगा, वो मतला के शेर की जो बहर हमने इस्तेमाल की है अरकान के मुताबिक, वो आगे के शेर भी उसी अरकान के मुताबिक और उसी बहर के मुताबिक चलेंगे। तो दोस्तों, आपके समझ में आ गया कि बहर का इंतखाब कैसे करते हैं। एक बार और देख लीजिए। बहर का इंतखाब करने के लिए हमें लफ्ज़ों को और उनकी अदायगी के तरीके को समझना होगा। लफ्ज़ को हम अदा करेंगे तो लफ्ज़ किस तरीके से अदा हो रहा है। माना मैंने बोला कादरी, का खींच कर बोला तो वज़न डबल हो गया। द को मैंने खींचा नहीं है, इसमें कोई मात्रा लगी नहीं है, इसका वज़न 1 हो गया। क्या हो गया? 2 1। री को हमने खींचा है, इसलिए री का वज़न हो गया 2 1 और 2। री का वज़न कितना होगा? 2। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर कादरी, कादरी, ये कादरी लिखा है। का को मैंने खींच कर बोला तो इस हर्फ का वजन डबल हो गया, 2 हो गया। द में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, इसलिए द का वजन क्या रहा? 1 ही रहा। और री के अंदर आई है बड़ी की मात्रा। जब री के अंदर बड़ी की मात्रा आएगी तो हम उसे खींच कर बोलेंगे। जब हर्फ को हम खींचेंगे तो उसका वजन डबल हो जाएगा। तो कादरी का वजन क्या हुआ? 2 1 2। तो दोस्तों, इस तरीके से हम क्या करते हैं? लफ्ज़ों को समझें, लफ्ज़ों की अदायगी का तरीका। माना मैं कोई सा भी लफ्ज़ बोलता हूँ, जैसे मैंने बोला शाहनवाज। क्या बोला? शाहनवाज। शाह को मैंने खींचा, शाह का वजन हो गया 2। है के अंदर कोई मात्रा नहीं है को हम नहीं खींचेंगे, है का वजन रहेगा 1। फिर आया न के अंदर कोई मात्रा नहीं है, न का हो गया वजन 1 2 1 1। वा को हमने खींचा, वा का वजन हो गया 2। और ज को हमने नहीं खींचा है तो ज का वजन क्या रहा? 1 ही रहा। तो इस तरीके से क्या हुआ? हर्फ लफ्ज़ों के अंदर हरफों की अदायगी से वजन बनता है। शाहनवाज, 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 शाहनवाज। इस तरीके से क्या होता है? गज़ल में बहर का इंतखाब किया जाता है। तो दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा कि बहर का इंतखाब गज़ल में कैसे करते हैं। इन अरकानों के मुताबिक बहर का इंतखाब होता है। अब आप समझ गए होंगे कि वज़न लफ्ज़ों का कैसे निकालते हैं। अगर लफ्ज़ पर कोई मात्रा नहीं है या छोटी मात्रा है जिससे कि हर्फ की आवाज़ क्या हो, खींचे नहीं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? वो हर्फ का वज़न 1 लिखेंगे, यानी उसको हम खींचेंगे नहीं। और जहाँ पर हर्फ पर कोई मात्रा लगी हो, वो मात्रा ऐसी लगी हो, आ की, बड़ी की, बड़े ऊ की, ए की, आई की, ओ की, औ की और अंग की, जिन्हें हम खींच कर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा?
हर्फ का वज़न 2 हो जाएगा और वहाँ वज़न इस तरीके से इस्तेमाल होगा। फिर हम उस वज़न को देखेंगे कि ये किस अरकान के तहत आता है, उस अरकान के मुताबिक हम क्या करेंगे, गज़ल की बहर को बनाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी गज़ल में बहर के इंतखाब से मुताल्लिक अहम मालूमात जो कि हमने आपको दी है। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी और आपको गज़ल की मकबूलियत के असबाब का वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और आने वाला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों चलते हैं, अलविदा।